आज अपन इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का विभाजन होता है। आमतौर पर महिलाएं घर के कामकाज देखती है और पुरुष खेतों में काम करते हैं। शकल की माँ शीला खाना पकाती है, बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है और अपने बच्चों की देखभाल करती है। शकल के पिताजी बूटा खेतों में काम करते हैं, उपज को बाजार में बेचते हैं और परिवार के लिए धन कमाते हैं। शीला परिवार के पालन पोषण के लिए जो सेवाएं प्रदान करती है उसके लिए उसे कोई भुगतान नहीं किया जाता। बूटा धन कमाता है जिसे वह परिवार के पालन पोषण पर खर्च करता है। परिवार के लिए दी गई सेवाओं के बदले महिलाओं को भुगतान नहीं किया जाता। उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अब महिलाओं और पुरुषों में अधिकतर हम देखते हैं और ऐसी मान्यता हो जाती है कि महिलाएं पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती है। वो इतनी पुरुषों की जितनी मेहनत नहीं कर सकती है, मतलब पुरुष मजबूत होते हैं और महिलाएं कमज़ोर होती है, ऐसा माना जाता है। इसीलिए महिलाओं को घर का काम करने के लिए दिया जाता है और पुरुषों को बाहर का। तो पुरुष पैसा कमा के लेकर आते हैं और परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो जो महिलाएं भी सेवा कर रही है, काम कर रही है, लेकिन उनकी जो कमाई होती है उनके आय को एक राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। विलास की माँ गीता मछली बेचकर आय कमाती थी। इस तरह महिलाओं को उनकी सेवाओं के लिए तब भुगतान किया जाता है जब वे श्रम बाजार में प्रवेश करती है, लेकिन जब वो शीला अब घर में काम कर रही है तो उसके लिए उसको कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। वैसे ही विलास की माँ गीता जब मछली बेचकर बाजार में मछली बेचकर पैसे कमाती थी तो उसके लिए उसे भुगतान किया जाता था। और वह कब कर सकती है? जब वह घर से बाहर कार्य करेगी। उनके पुरुष सहयोगी की ही तरह उनकी आय उनकी शिक्षा और कौशल के आधार पर निर्धारित की जाती है और उनकी आय को, महिलाओं की आय को उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके कौशल के आधार पर और निर्धारित की जाती है कि भाई ये इतनी पढ़ी लिखी है, उसके हिसाब से उसे पेमेंट किया जाता है। शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहयोग करती है और अगर व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो उसको अधिक अच्छे आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं जिससे वह अच्छी आय कमा सकता है। शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अच्छा ट्रेनिंग लिया हुआ होगा तो उसकी आय भी अच्छी होगी। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल स्तर हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी है और कौशल भी उनके पास कम है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती है जहां नौकरी की सुरक्षा नहीं होती तथा कानून सुरक्षा का अभाव होता है और अधिकतर महिलाएं पुरुषों के समान महिलाओं को वेतन भी नहीं दिया जाता है, उन्हें कम वेतन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि भाई महिलाएं कमज़ोर होती है, वो इतना काम पुरुषों के समान कार्य नहीं कर सकती, तो ऐसा कहकर महिलाओं को उनकी मजदूरी कम दी जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ऐसी जगह पे भी काम करना पड़ता है जहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती है या उनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून भी नहीं होते हैं। अनियमित रोजगार और निम्न आय इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। इस क्षेत्र में प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और कई ऐसे अनियमित रोजगार होते हैं जहां पर प्रसूति मतलब गर्भवती होने पर उसे अवकाश दिया जाए और पैसे भी नहीं काटे जाए, ऐसी भी कोई सुविधा नहीं है। उनके छोटे बच्चे भी होते हैं, वो अपने साथ लेकर आती है काम, तो उन बच्चों को रखने के लिए भी कहीं सुविधाएं नहीं होती है, तो कई उन्हें सुविधाएं भी नहीं दी जाती। तथापि उच्च शिक्षा एवं उच्च कौशल वाली महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है। इसके विपरीत जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती है और ट्रेनिंग वगैरह ली हुई महिलाएं होती है तो उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है।
संगठित क्षेत्र में शिक्षण और चिकित्सा उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करते हैं। कुछ महिलाओं ने सामान्य नौकरियों के अलावा प्रशासनिक और अन्य सेवाओं में प्रवेश किया है। अब कई महिलाएं नौकरी भी करती है और उसके अलावा वो प्रशासनिक और सरकारी सेवाएं भी कर रही है, जिनसे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवा के उच्च स्तर की आवश्यकता पड़ती है। अपनी बहन या साथ पढ़ रही किसी सहपाठी से पूछे कि वह क्या बनना चाहती है। और आज की महिलाएं हैं जो सभी पढ़ लिख रही है और देश के विकास में योगदान दे रही है। अब है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। अब किसी भी देश की जनसंख्या और उस जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे पता चलती है कि उस देश में जो लोग हैं वो कितने साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके स्वास्थ्य, इन सब से ही वो कितने ट्रेनिंग लिए हुए हैं, तो इन सब से ही पता चलता है कि इस देश की जनसंख्या के कारण अच्छी जनसंख्या है, पढ़ी लिखी जनसंख्या है, जिसके कारण देश का विकास होता है। जनसंख्या की गुणवत्ता अतः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। और जनसंख्या की गुणवत्ता, अगर जिस देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, स्वस्थ होगी, तो उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छा होगा। उसकी समृद्धि उसकी जनसंख्या पर ही निर्भर करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियाँ होती है। और जिस देश की जनसंख्या पढ़ी लिखी होगी, स्वस्थ होगी, कौशल ली हुई होगी, ट्रेनिंग ली हुई होगी, तो उस देश का विकास बहुत ही अच्छा होता है। अब है शिक्षा। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों की सकल की शिक्षा ने बाद के वर्षों में अच्छी नौकरी और अच्छे वेतन के रूप में उसे फल दिया। अब सकल ने अच्छी पढ़ाई की थी तो उसे बाद में अच्छी नौकरी मिल गई और उससे उसका परिवार का, उसके समाज का और उसके देश के विकास में उसने सहयोग दिया। हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण आगत है। और सकल का विकास कैसे हुआ? शिक्षा के कारण हुआ। इसने उसके लिए नए क्षितिज खोले, नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। न केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास में भी शिक्षा का योगदान है। और जिस समाज के लोग, जिस देश के लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तो उस देश का विकास ज़्यादा होता है। यह राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है। और ये पढ़े लिखे जनसंख्या या पढ़ा लिखा देश राष्ट्रीय आय में विकास करता है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में हाई स्कूल के विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यावसायिक शाखाएं विकसित की गई। तो इसी के लिए हमारी सरकार ने प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोले हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके। हाई स्कूल खोला है और ट्रेनिंग वगैरह से दिलाने के लिए व्यावसायिक पाठशालाएं भी खोली है। शिक्षा परियोजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना के 151 करोड़ रुपए से बढ़कर 11वीं पंचवर्षीय योजना में 3,766.90 करोड़ रुपए हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर व्यय 1951-52 में 0.54% से बढ़कर 15-16 में 3% हो गया। इसके बाद केंद्रीय एवं राज्य सरकार के दस्तावेज के द्वारा यह बजटीय अनुमान 2017-18 में घटकर 2.7% बताया गया। इससे साक्षरता दर 1951 के
18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई। साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों को द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तथापि जनसंख्या के विभिन्न भागों के बीच व्यापक अंतर पाया जाता है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि अधिकतर जनसंख्या निरक्षर भी है, कम पढ़ी लिखी है, तो ये अंतर भी हमें देखने को मिलता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की साक्षरता दर करीब 16.6% अधिक है। महिलाएं कम पढ़ी लिखी है और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता दर करीब 16% अधिक है। वर्ष 2011 केरल के कुछ जिलों में साक्षरता दर 94% है, जबकि बिहार में 62% है। 15-16 प्राथमिक स्कूल प्रणाली भारत के 8.41 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई है। दुर्भाग्यवश स्कूल शिक्षा के लिए विस्तार को शिक्षा के निम्न स्तर और पढ़ाई बीच में छोड़ने की उच्च दर ने कमज़ोर कर दिया है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम चलाया गया। राज्यों, स्थानीय सरकारों और प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता के साथ केंद्रीय सरकार की यह एक समयबद्ध पहल है और 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान। इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए। अब जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं या आते आते पढ़ाई छोड़ देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए सेतु पाठ्यक्रम और विद्यालय स्कूल लौटो शिविर ऐसे करके अभियान या कार्यक्रम चलाए गए। कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों के धारण और उनकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए दोपहर के भोजन है ना, मिड डे मील भी दिया जाने लगा की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन नीतियों से भारत में शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।